So, dear students, I am Professor Sabirjan and today we will discuss मोल फ्रैक्शन जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है a और b। a के नंबर ऑफ मोल्स है Na और b के नंबर ऑफ मोल्स है Nb। तो a का जो मोल फ्रैक्शन है XA ये बराबर होता है a के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में यानी Na डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल दो कंपोनेंट है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस Nb। इसी तरह B का मोल फ्रैक्शन Xb दिस इज इक्वल टू B के नंबर ऑफ मोल्स यानी Nb डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो बराबर होता है इसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास लेट सपोज कोई सॉल्यूशन है जिसमें तीन कंपोनेंट है ए बी और सी, कोई सॉल्यूशन है जिसमें तीन कंपोनेंट है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स है Na, बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb और सी के नंबर ऑफ मोल्स है Nc। तो यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन XA बराबर होगा ए के नंबर ऑफ मोल्स यानी Na डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर तीन कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई तीनों के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह XB जो है B का मोल फ्रैक्शन ये बराबर है B के नंबर ऑफ मोल्स Nb डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह C का मोल फ्रैक्शन Xc बराबर है C के नंबर ऑफ मोल्स Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ moles of all the components in the solution. So it is defined as mole fraction. It is the number of moles of a component divided by total number of moles of all components present in solution. So it is the number of moles of a component, किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये उसी कंपोनेंट का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर जमा करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। इन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस of all components in solution
दिस इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 रहेगा। यानी अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो एक का मोल फ्रैक्शन XA, दूसरे का मोल फ्रैक्शन XB, ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है A, B, C, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन XA, XB, XC, इन तीनों का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। यानी XA प्लस XB प्लस XC दिस इज इक्वल टू 1। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब के मोल फ्रैक्शन को जमा करके 1 आएगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कैसे मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर है। तो फर्ज करें हमारे पास दो कंपोनेंट है XA प्लस XB और हमने प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। हमें पता है कि XA किसके बराबर है, यहाँ पर XA इस सॉल्यूशन के लिए अगर दो कंपोनेंट वाले के लिए ये बराबर है NA बटा NA प्लस NB और XB किसके बराबर है NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे XA की जगह ये और XB की जगह ये लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे ये है हमारे पास XA प्लस XB, तो XA क्या है हमारे पास NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB प्लस XB किसके बराबर है NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, दिस इज NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। तो XA प्लस XB दिस इज इक्वल टू LCM ले ले NA प्लस NB और ऊपर NA प्लस NB, तो XA प्लस XB दिस इज इक्वल टू NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, ये 1 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम तीन कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है तो उनका सम भी 1 के बराबर होगा इसी तरह से। तो चलिए हम इसको मैं मिटाता हूँ, आगे हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन में और क्या है। अगर हम वो दो कंपोनेंट्स की बात करें यानी XA प्लस XB और ये 1 के बराबर है, इस तरफ हम लिखते हैं इस सॉल्यूशन के लिए जिसमें तीन कंपोनेंट है XA प्लस XB प्लस XC दिस इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स है उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर है। तो अगर हम A का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो B का मोल फ्रैक्शन खुद ब खुद क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर A का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन खुद ब खुद डिक्रीज होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। लेट सपोज हमने XA को लिया है 0.7, तो XB कितना लेंगे 0.3, क्योंकि इन दोनों का सम ये 1 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि A का जो मोल फ्रैक्शन है उसको कम कर रहे हैं, 0.7 से हमने कर दिया 0.6, तो B का जो मोल फ्रैक्शन है ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा 0.4, क्योंकि इन दोनों का सम 1 के बराबर, यानी एक का मोल फ्रैक्शन आपने बढ़ा दिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसी तरह अगर एक का मोल फ्रैक्शन कम करते हैं तो दूसरे का खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। इसी तरह यानी आपने क्या कर दिया, XA को बढ़ा दिया, इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया, तो B का मोल फ्रैक्शन XA को क्या कर दिया,
कम कर दिया, XA कम कर दिया, इसको का मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, तो XB जो है ये खुद ब खुद बढ़ गया। या आपने XB को बढ़ा दिया तो XA खुद ब खुद कम हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो बाकी सब का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा और इनका सम 1 ही रहेगा। या अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप कम करते हैं तो बाकी सब का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इनका सम हमेशा 1 रहेगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि एक का मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ा दिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो चलिए पहले इस सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है ए और बी का, जिसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। हम फर्ज करते हैं कि हमने बाहर से ए ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, ए पहले से मौजूद था, हमने मजीद ए को डाल दिया इस सॉल्यूशन में। तो हमने क्या कर दिया ओवरऑल कि हमने ए के नंबर ऑफ मोल्स जो है इसको बढ़ा दिया, ए के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया, एन ए को हमने इंक्रीज कर दिया, जबकि एन बी जो है ये फिक्स्ड है, इसको हमने कुछ नहीं कहना, ठीक है, सिर्फ ए के नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। किस तरह की, बाहर से ए को ऐड कर दिया। तो एक्स ए हमारे पास बराबर है एक्स ए इज इक्वल टू ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। जब आपने ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो इससे ए का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ये बढ़ गया। अब बी का मोल फ्रैक्शन, चूंकि बी के नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रखे हैं हमने, तो वो कैसे, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे डिक्रीज हो जाएगा, ये कैसे डिक्रीज होगा, ये तो इस वजह से इंक्रीज हुआ क्योंकि ए के नंबर ऑफ मोल्स हमने बढ़ा दिए, इसका मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया। तो जो बी है एक्स बी वो बराबर है बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो बी के नंबर ऑफ मोल्स तो आपने फिक्स रखे हैं, इसको तो आपने कुछ नहीं कहना। आपने ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, बाहर से ए ऐड कर दिया। आपने ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, तो जब आप ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है, तो एक्स बी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, दूसरे की फिक्स रखेंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन, जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ाए हैं उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ाए यानी फिक्स रखे उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, ताकि इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा। कैसे कि ये था आपके पास पहले लेट्स सपोज 0.6 और ये था 0.4 और इसका सम था 1 के बराबर। जब आपने मजीद ए ऐड कर दिया तो ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, जिससे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, 0.7 हो गया। तो जब ये बढ़ गया ए का मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि बी के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है लेकिन ए के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो बी का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.3 और इन दोनों का सम हमेशा 1 ही रहेगा। तो यानी जब भी हम बात करते हैं कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ का मोल फ्रैक्शन हमने कम कर दिया है। यानी आपने एक्स ए है प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी और ये 1 के बराबर है, अगर आपने इसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दिया तो एक्स बी और एक्स सी दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। या अगर आपने इसी तरह एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी ये 1 के बराबर है, आपने इसका मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, तो बाकी जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उन सब का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपने इसको कम किया है, क्योंकि इनका सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।